नमो नमन मित्रों। भारत में रहने वाला प्रत्येक सनातनी हिंदू भारतीय आर्यों की संतान है। उसके अंदर क्षेत्रगत, भाषागत, जातिगत कोई भी विभिन्नता हो, किंतु वह आर्य संस्कृति को मानता है। वह इस देश को स्वर्ग से भी ऊंचा दर्जा देता है। वो अपने इस मिट्टी से प्रेम करता है, उसके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। इसी मिट्टी से लगाव को कम करने के लिए हमारे ऊपर शासन करने वाले यूरोपियों ने एक कुतर्क गढ़ा। उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि आर्य भी विदेशी थे। उन्होंने आकर के इस धरती के मूल निवासियों का कत्ल किया, उनसे उनकी ज़मीनें छीनी, उन पर शासन किया। वे असभ्य थे, आर्य सभ्य थे। आर्यों ने आकर के उनको सभ्य बनाया। इसके पीछे उनका मंतव्य था कि वे अपने साम्राज्यवादी शासन को सही साबित कर सकें। और आज मैं इस चलचित्र के माध्यम से उसी वितंडा को ध्वस्त करने का प्रयास करूंगा। इसके पहले कि मैं इस बिंदु पर आगे बढ़ूं कि आर्य कौन थे और वे विदेशी थे, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस चलचित्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपने इस चलचित्र में आगे बढ़ता हूँ। इसके पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें कि आर्य कौन थे और क्या वे विदेशी थे, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द संस्कृत की री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गति। अर्थात आर्य वे थे जिनमें गति थी। गति जीवित होने का प्रमाण माना जाता है, अर्थात आर्य एक जीवंत जाति थी। एक दूसरा भी अर्थ आर्य शब्द का आता है, वह होता है श्रेष्ठ, अर्थात आर्य श्रेष्ठ जन थे। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं, मूल प्रश्न पे आते हैं, या हम यूँ कहें कि मूल कुतर्क पे आते हैं, जिसे कि यूरोपियों ने गढ़ा था अपने साम्राज्यवादी शासन को सही साबित करने के लिए। ये प्रश्न ये है कि आर्यों का मूल देश कौन सा है। हम भारतीयों के लिए तो यह कभी भी विचारणीय प्रश्न नहीं रहा। यह तो भला हो उस रेस थ्योरी का जिसे यूरोप ने अपने कुतर्क गढ़ने और अपने साम्राज्यवाद को सही साबित करने के लिए गढ़ा था। हम भारतीय भी अंग्रेजों के सम्मोहन में पड़े हुए हैं। इससे पहले कि अंग्रेजों के कुतर्क का मैं खंडन करूं, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि उन्होंने क्या कुतर्क गढ़े और किस आधार पर गढ़े। तो हम एक एक करके उनके कुतर्कों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और फिर अंत में हम उन कुतर्कों की काट आपके सम्मुख रखेंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा आर्य कहीं विदेश से नहीं आए थे, वे यहाँ के देशज थे। उन्होंने अपनी भाषा यहीं विकसित की, उन्होंने अपने ज्ञान यहीं प्राप्त किए, उन्होंने यहीं अपने अनुसंधान किए। ऋषियों ने यहाँ पे यज्ञ किया, अपने ज्ञान की माला को उन्होंने पूरे संसार में यहाँ से, अपने ज्ञान के सुगंध को पूरे संसार में उन्होंने यहाँ से बिखेरा और पूरे भारतवर्ष को आर्य संस्कृति में ढाला। तो पहला कुतर्क यूरोपियों द्वारा जो गढ़ा जाता है वह है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। इस मत के पीछे उनका कुतर्क ये है कि ऋग्वेद में उषा सूक्त में ऋषियों ने जो उषा के लिए भक्ति दिखाई है, वह उषा वही है जो उत्तरी ध्रुव के पास उदित होकर के कई महीनों तक ठहरती है। और भारत में तो जो उषा होती है वह तो अल्पकाल के लिए होती है। ऐसे में उनके लिए इतनी भक्ति इस भारत में पैदा होने वाली उषा के लिए नहीं हो सकती थी। अवश्य है कि वह उसी उषा के लिए अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। इसके लिए वे अपने समर्थन में ऋग्वेद के एक मंत्र का उल्लेख करते हैं, जिस मंत्र में यह कहा गया है तरेम तरसा सतम हिमा, अर्थात हम 100 हिम जिए या 100 वर्ष जिए। हिम, यहाँ हिम का अर्थ है बर्फ, अर्थात आर्य एक शीत प्रधान देश के निवासी थे। और हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव शीत प्रधान है, अतः आर्य वहीं से आए होंगे, क्योंकि उनकी स्मृति में वो हिम अभी तक रह गया। महाभारत के वर्णन को भी वे लाते हैं। कहते हैं कि महाभारत में एक सुमेरु पर्वत का वर्णन है, जहाँ 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। ऐसी दिन और ऐसी रात तो केवल उत्तरी ध्रुव पर होती है। अतः यह साबित करता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि सांगोपांग देसी मान्यताओं को मानने वाले, स्वदेश प्रेम करने वाले थे, वे भी यूरोपियों के इस बहकावे में आ गए। उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली, ओरायन, जिसमें उन्होंने लिखा कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। अब दूसरा मत आता है कि यूरोपियों को लगा कि यह मत उनका कुछ सही साबित नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक नया प्रपंच गढ़ा। वो कहा नहीं, आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी नहीं होंगे, आर्य निश्चित रूप से दक्षिणी ध्रुव के निवासी होंगे। क्योंकि ऋग्वेद में या अन्य वेदों में जिस तरह के वनस्पतियों, वृक्षों, पेड़ और पशुओं का वर्णन आता है, वो दक्षिणी रूस के आसपास वे सारी वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। अतः उनकी स्मृति में इसलिए है यह क्योंकि वे वहीं के निवासी थे। और इस मत को लगभग सभी यूरोपीय एक स्वर से मानते हैं। सभी एक झुंड बना करके इस मत के पीछे पड़ गए और सही साबित करने के लिए दर्जनों अनेकों किताबें लिखी। और इस मत में सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि भारत के प्रबुद्ध जनों को भी उन्होंने इसके लपेटे में ले लिया और इसके लिए वे कुतर्क करते रहे। इस मत के अनुसार
आर्य मूलतः दक्षिणी रूस के निवासी थे और वहाँ से उनकी एक शाखा यूरोप चली गई और दूसरी शाखा ईरान चली गई। जो शाखा ईरान गई वही शाखा भारत में आई। इस मत को मानने वाले तर्क देते हैं कि संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषा मेडिक दो नहीं है, बल्कि वे एक ही भाषाएं थी और वो संस्कृत के ही दो रूप थे। उनका मानना है कि ईरान में प्रचलित जो संस्कृत थी, संस्कृत का जो रूप था, वो धीरे धीरे परिस्थितियों के प्रभाववश बदलता बदलता फारसी बन गया। भला ये भी कोई तर्क हुआ? इसके बाद वे तर्क देते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर। सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने यह मत प्रस्तुत किया। वो कहते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर भी देखें तो हम ये पाते हैं कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में काफ़ी साम्य है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इन सारी भाषाओं के बोलने वाले भाषाभाषी लोग कभी न कभी एक स्थान पर रहे होंगे और वो उचित स्थान जहाँ पर कि वे रह सकते हैं और जहाँ पे उनका मेल मिलाप हो सकता है, अर्थात वो संधि स्थल दक्षिणी रूस ही रहा होगा। यह मत भी तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर जो मत प्रस्तुत किया जा रहा है वह दक्षिणी रूस से आर्य भारत आए, उसी के समर्थन में यह मत प्रस्तुत किया गया। वे कहते हैं कि यूनानी, गोथिक, सर विलियम जोन्स का मत है कि यूनानी, गोथिक, केल्टिक, फारसी और संस्कृत आदि भाषाएं एक ही भाषा से विकसित हुई हैं। विद्वान कहते हैं कि पश्चिम एशिया की भाषाएं जैसे जैंद, फारसी, पश्तो, बलूची, कुर्द, आर्मेनियन आदि भाषाएं हिंद ईरानी परिवार की भाषाएं हैं और यूरोप की भाषाएं जैसे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, लिथुआनियन आदि भाषाएं हिंद जर्मन या हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। मिस्र के अल अमरना नामक स्थान पर खुदाई से पता चला है कि ईसा से लगभग 1500 ईसा पूर्व वहाँ जो राजा रहते थे उनके नाम संस्कृत नामों से मिलते जुलते हैं, जैसे आर्तमन्य, यशदत्त, सुतर्ण आदि। आर्य भाषा के इस भौगोलिक विस्तार का एकमात्र कारण यह है कि आर्य अवश्य ही दक्षिणी रूस में रहते थे। वहीं से वे एक ओर तो लिथुआनिया गए, दूसरी ओर मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान तथा भारत तक आए। इसके साथ साथ एक मत और प्रस्तुत किए करते हैं वे अपने कुतर्क के समर्थन में। वे कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि वेदों और पुराणों में जो घटनाएं लिखी गई हैं वो दैनंदिन डायरी के रूप में लिखी गई हैं। उनमें जिन घटनाओं का वर्णन है वे जब वे लिखी जा रही हैं उनसे 1500 वर्ष पहले हुई थी और आर्य 1500 वर्ष पहले भारत में न रह करके बल्कि उन दूसरे स्थानों पर जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, दक्षिणी रूस या ईरान में रहा करते थे, जहां पर ये घटनाएं घटी और उनकी याददाश्त उन्हें तब भी थी जब वे भारत में आकर के वेदों और पुराणों की रचना कर रहे थे और उन्होंने अपनी इन स्मृतियों को वेदों और पुराणों में कथाओं के रूप में स्थान दिया। वे कहते हैं कि दो मुख्य घटनाएं जो हमें पुराणों में मिलती हैं, जो पहली घटना जलप्लावन की घटना है और दूसरा देवासुर संग्राम की घटना। वे कहते हैं ये दोनों ही घटनाएं भारत में नहीं घटी बल्कि ये पूर्व में घटी, जहां पर कि आर्य पहले रहा करते थे और वे उनकी स्मृतियों में रह गए, उसे आकर के उन्होंने भारतीय संदर्भ में उन घटनाओं को रिप्रोड्यूस किया। वे कहते हैं कि जलप्लावन की जिस घटना का उल्लेख पुराणों में मिलता है ठीक वैसी ही घटना मिस्र, मेसोपोटामिया और सीरिया के प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। भारत में तो इस घटना के नायक मनु हैं, किंतु मिस्र, मेसोपोटामिया आदि देशों में हजरत नूह। ऐसा संभव है कि आर्य इन देशों में उस समय रहे जब वह घटना घटी। बाद में जब आर्य भारत आए तो उन्हें वह घटना याद रही, भले ही वह क्षेत्र याद नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पुराणों में उसे लिखा। एक दूसरी घटना देवासुर संग्राम की आती है। वे कहते हैं यह घटना जो हमें पुराणों में मिलती है, यह घटना भी भारत में नहीं घटी बल्कि हिंद ईरानी शाखा जो दक्षिण रूस से ईरान में गई, ईरान में जाने के पश्चात उस शाखा की भी दो उप शाखाएं हो गई। एक शाखा ने भारत में आकर के वेदों की रचना की तो दूसरी शाखा ईरान में रह गई और वहां पे उसने जैन अवेस्ता की रचना की। इन दोनों शाखाओं में देवता और असुर की कल्पना को लेकर के मत विभिन्नता हुई और इसी विभिन्नता का कारण था कि दोनों में संग्राम हुआ, जिसे देवासुर संग्राम का नाम दिया जाता है। यहाँ पर वे भाषाई आधार पर इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं ईरानी शाखा जिस भाषा को बोलती थी उस भाषा में असुर का अर्थ होता था देवता और देवता का अर्थ होता था राक्षस। आज भी ईरान में देव का अर्थ राक्षस ही माना जाता है, जबकि इसके उलट जो शाखा भारत आई उस शाखा में असुर का अर्थ राक्षस होता है और सुर का अर्थ देवता होता है। अब इन दोनों शाखाओं में देवता और असुर की कल्पना में भिन्नता के कारण इतना वैमनस्य बढ़ गया कि दोनों शाखाओं में घनघोर भीषण युद्ध हुआ।
और जिस युद्ध को ही देवासुर संग्राम के नाम पर याद किया जाता है। और उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप वो शाखा जो कि ईरान में रहने वाली शाखा से देवता और असुर की कल्पना में मतवैभिन्य रखती थी, वो शाखा ईरानी शाखा को छोड़ करके भारत की तरफ प्रयाण करती है। चूँकि उस समय भारत और ईरान की सीमा एक दूसरे से एकदम मिली हुई थी, तो वो यहाँ पर भारत में आ जाती है और भारत की जलवायु, वनस्पतियाँ सब कुछ उनके रहने, विकसित होने और उनके विकास करने के लिए उपयोगी थी। अतः वे यहीं रह गए और उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता को यहाँ पर ताड़पत्रों पर उतारा और उन्होंने विश्व की सर्वप्रथम और सर्वोत्कृष्ट रचना वेदों की रचना की। कुछ अन्य मत भी हैं जो ये कहते हैं कि आर्य यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में पैदा हुए, जिनमें एक विद्वान हुए हैं पी गाइल्स। वे कहते हैं कि अगर हम वेदों में वर्णित भाषा, वृक्ष, पशु और पक्षियों को देखें तो हमें यह जान पड़ता है कि आर्य हंगरी के मूल निवासी थे, क्योंकि जिन वृक्षों, पशु पक्षियों का वर्णन वेदों में मिलता है, वे समस्त पशु पक्षी और वृक्ष हमें हंगरी में भी मिलते हैं। एक विद्वान है पेनका, जो जर्मनी के थे। उन्होंने कहा कि आर्य जर्मनी के मूल निवासी थे और वे अपने तर्क के पीछे देते हैं, इस कथन के पीछे एक तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि आर्यों के भूरे बाल थे और उनकी शारीरिक विशेषताएं भी वैसी थी जैसे कि जर्मन लोगों की हैं। एक विद्वान हुए मच, जिनका मानना है कि आर्य पश्चिमी बाल्टिक सागर तट के निवासी थे। और इसी के साथ साथ इनके खंडन में, इन मतों के खंडन में कुछ विद्वान भारत के हुए, जिन्होंने कहा कि उपर्युक्त मत जो कि यूरोपियों द्वारा प्रस्थापित है, वो मत बिल्कुल ही बकवास है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। आर्य मूलतः भारत के निवासी थे, वे इसी धरती में पैदा हुए थे और यहीं पर उन्होंने अपना ज्ञान विज्ञान का विस्तार किया। इसमें प्रथम नाम आता है अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद का। उन्होंने कहा कि आर्य सप्त सैंधों के निवासी थे। दूसरा नाम आता है पंडित गंगानाथ झा का, जिन्होंने कहा कि आर्य ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। एक अन्य नाम आता है डॉक्टर राजबली पांडे का। उन्होंने कहा कि आर्य मध्य देश के निवासी थे। एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर के निवासी थे। अब हमारे सामने दोनों मत है। एक मत कहता है कि आर्य यूरोप और उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, अर्थात वे विदेशी थे, जिन्होंने भारत में आकर के भारत के मूल निवासियों का संहार किया और यहाँ पर अपनी राजसत्ता स्थापित की और यहाँ के मूल निवासी जो असभ्य थे उनको सभ्य किया और वेदों की रचना यहाँ आकर के की। दूसरा मत ये है कि आर्य भारतीय थे, भारत की धरती से पैदा हुए थे, उन्हें भारत की धरती से प्रेम था और उन्होंने जो भी ज्ञान विज्ञान का विकास किया वो यहीं रह करके किया और यहीं पर किया मूल रूप से। और यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि असभ्य रहा हो और जिसे उनका युद्ध हुआ हो और जिसे उन्होंने मार के खदेड़ दिया हो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब हम इन दोनों मतों को जान गए हैं, तो उनमें जो सर्वमान्य मत है इन दोनों मतों में, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यूरोपीय कुतर्क का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनके आंखों पर, वे अब भी ये मानते हैं कि आर्य दक्षिणी रूस और मध्य एशिया के मूल निवासी थे और वहीं से वे यूरोप और भारत पर गए। परंतु मेरा मानना है कि उपर्युक्त मत शंका से परे नहीं है और इसका निर्माण विदेशी राजसत्ता द्वारा यह सिद्ध करने के लिए किया गया कि भारतीयों को सभ्य करने का कार्य पूर्व में भी विदेशियों ने किया था और अब भी वही कर सकते हैं। इस तर्क में पहले वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर साबित करने के लिए एक कुतर्क गढ़ते हैं, लेकिन वे कुछ मौलिक और मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे उसका उत्तर दे ही नहीं सकते और यही वे प्रश्न हैं जो ये साबित करते हैं कि यूरोपियों द्वारा जो तर्क गढ़ा गया है वह सरासर झूठ है, प्रपंच है और अपनी साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कुतर्क गढ़े थे। अब पहला तर्क ये है कि आर्य बाहर से भारत आए तो भारत में ही उन्होंने वेदों को क्यों लिखा? वैसा ग्रंथ वे बाहर भी तो लिख सकते थे। यदि वे इतनी सभ्य जाति थी जिन्होंने कि भारत में आकर के भारतीयों को सभ्य बनाया, तो भारत में ही आकर के वे वेद की रचना क्यों करते हैं? विदेश में जहाँ से वे आए वहाँ भी तो रचना कर सकते थे, इससे बेहतर ग्रंथों की रचना कर सकते थे। हो सकता है कि भारत आते आते उन्हें उनके कुछ ज्ञान विज्ञान उनकी स्मृतियों से लुप्त हो गए हों, क्योंकि वे अपनी मूल शाखा को छोड़ करके यहाँ आ रहे थे। ऐसा नहीं है। इसका उत्तर एक भी यूरोपीय विद्वान नहीं देते। दूसरा तर्क मेरी तरफ से ये है कि आर्य अगर भारत में बाहर से आए तो उनके ग्रंथों में उन्हीं स्थानों के नाम क्यों नहीं मिलते जहाँ से वे आए? अगर आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो संस्कृत के शब्द यूरोपीय भाषाओं में इतने कम क्यों मिलते हैं, जबकि सभी भारतीय भाषाओं को देखें तो संस्कृत के शब्दों की बहुतायत है। आर्यों की कहानियों में ऐसा तो कहीं भी नहीं मिलता
कि वे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आए, उत्तरी पश्चिमी, जबकि उनकी कथाओं में वर्णित है कि वे सरस्वती की गोदी से उस उत्तर पश्चिम की तरफ गए। आर्यों के लिए पवित्र सोमलता, जो कि मूजवंत पर्वत पर पाई जाती है, वो पंजाब के उत्तर में अवस्थित है। इन सारे तर्कों से यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि आर्यों का मूल देश सप्त सिंधु था, जो कि पंजाब में ही है। आशा करते हैं कि आपको यह चलचित्र सूचनापरक लगा होगा और आपके मन में भी जो अभी तक शंका पैदा हुई होगी, क्योंकि हम लोग अपनी इतिहास की किताबों में आर्य के विदेशी मूल का सिद्धांत ही पढ़ते हैं और हम यह मान बैठे हैं कि आर्य विदेशी थे, जबकि कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जिनका यूरोपीय विद्वान उत्तर ही नहीं दे सकते और इनका उत्तर उनके द्वारा न दिया जा पाना ही हमारे इस मत को साबित करता है कि आर्य कहीं विदेश से नहीं आए थे, आर्य भारतीय ही थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा है कि आपको यह चलचित्र अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट में अवश्य अपने मत को रखें और आपके कुछ भी विचार हो तो कमेंट में हमें ज़रूर करें। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ऐसे तथ्यपरक और ज्ञानपरक वीडियो जब भी बनाऊं तो आपको सूचित हो जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।